अस्सलाम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी गॉसेस लॉ की, जिसमें हमने कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा। यानी कि हमने लिखा था उसका फॉर्मूला 1/ε0 इंटू क्यू। अब इसी लॉ की हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि फिजिकली हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने पढ़ लिया कि गॉसेस लॉ इटसेल्फ है क्या, इसका पर्पस क्या है, इस्तेमाल क्यों होता है। बेसिकली यानी हमने कहा था फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, या हम कह सकते हैं कि फ्लक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में हम ये कह सकते हैं कि जो गॉसेस लॉ है वो डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए, डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन से मुराद जहां पे ये है कि मुख्तलिफ तरह के चार्जेस की कंसंट्रेशन आप कह सकते हो, या डिफरेंट तरह के चार्जेस के लिए आप कह सकते हो कि जो वो फील्ड जनरेट करते हैं उनके लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं, उनको आपने याद रख लेना है। इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आगे आने वाली एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, और इन स्टेप को फॉलो करते हुए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप है कि जहां पर, जिस पॉइंट के ऊपर आपने फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है, तो उस पॉइंट के राउंड अबाउट हम एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम करते हैं। उस सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज मेंट बाय द गॉसियन सरफेस। तो हम कह सकते हैं ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है। याद रखिए ये क्लोज होती है, ओपन नहीं होगी। ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगी कि जिसमें वो पॉइंट इंक्लूड होता है, यानी वो पॉइंट इसके अंदर ही आएगा जहां पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन करनी है। सूटेबल गॉसियन सरफेस कोई भी इमेजिन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की चार्ज कन्फिगरेशन जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेप के लिए, स्फेरिकल क्लोज शेप के लिए आपने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो उसके लिए हम जो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे वो भी क्या होगी, हमारे पास स्फेरिकल ही होगी। जैसी तरह हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस को हम वहां पे देखते हैं कि सिलेंड्रिकल सरफेस हम इमेजिन करते हैं, तो डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो चार्ज कन्फिगरेशन है वो किस तरह की है। तो पहला काम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना। सेकंड है चार्ज कैलकुलेट करना। जो आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन की है, आपने पता लगाना है कि उस सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है। फिर तीसरे नंबर पे हमने कैलकुलेट करना है फ्लक्स यूजिंग द रिलेशन ई डॉट ए, जो हमने प्रीवियस पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। फिर चौथे नंबर पे हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 4 स्टेप्स माइंड में होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस, चार्ज कैलकुलेट करना उसमें, फिर उसके बाद फ्लक्स कैलकुलेट करना, और एट द एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए गॉसेस लॉ को अप्लाई करना। 3 बुनियादी एप्लीकेशन हम यहां पर स्टडी करेंगे। पहली है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फीयर, दूसरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, और तीसरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। आज के इस लेक्चर में हम पहली 2 एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फीयर। सपोज करें अगर हमारे पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और जिसका रेडियस जो हमारे पास वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंटेड है। जहां पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है। याद रखिए 3 डायमेंशनल है, जिस तरह प्रीवियस हमने फुटबॉल की एग्जांपल ली थी। तो ये क्या है, एक स्फेरिकल शेप है, सरफेस है, जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। तो इसके ऊपर, यानी इसकी सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या किया, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस इमेजिन करना, और हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इस सेंट्रल पॉइंट में, यानी सेंटर ऑफ द स्फीयर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। तो पहला काम गॉसियन सरफेस इमेजिन करना। तो चूंकि ये स्फेरिकल बॉडी है तो हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही इमेजिन करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है कि इसका जो रेडियस आर प्राइम है, दिस इज
लेसर देन रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। तो हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली। दूसरा स्टेप क्या था कि गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद टोटल चार्ज कैलकुलेट करना। अब देखिए हमने क्या कहा स्टार्ट में कि चार्ज हम कहां पर मौजूद है, स्फीयर की सरफेस के ऊपर मौजूद है। जब ये सरफेस के ऊपर मौजूद है तो यकीनन इनसाइड स्फीयर तो कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है, चूंकि यहाँ पर फिजिकली कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज यहाँ पर किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल। स्टेप नंबर 3, फ्लक्स कैलकुलेट करना इसी गॉसियन सरफेस के अंदर। हमें पता है जो फ्लक्स का रिलेशन है वो क्या होता है, ई डॉट ए की इक्वल है। ठीक है, तो हमने जनरल यहाँ पर रिलेशन लगा दिया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पे देखें तो मैंने इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखी है ई डॉट ए, यहाँ पर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में यूज नहीं किया। देन 4th स्टेप, गॉसेस लॉ को अप्लाई करना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम गॉसेस लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू। तो चूंकि हमने प्रीवियसली देखा कि गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू की वैल्यू क्या थी, 0 थी, चार्ज मौजूद ही नहीं था, तो क्यू 0 हो गया। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है जी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं दैट ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। जब मैं सिंपल ये कह दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जहां पर हम क्या करें, 0 पुट कर दें, तो ई डॉट ए बिकम्स इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट सरफेस एरिया का और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये क्या है, इक्वल टू 0 है। अब किसी भी फिजिकल बॉडी के लिए जो सरफेस एरिया है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यकीनन जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वही 0 है, तभी हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इन दोनों में से एक चीज 0 होगी तभी रिजल्ट क्या होगा, 0। तो चूंकि एरिया तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल है, 0 के। तो यहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो स्फेरिकल शेप है हमारे पास, जबकि चार्ज उसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। आपकी बुक में एक साइड इंफॉर्मेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे शील्ड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें खसूसी तौर पे जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम एक मेटल बॉक्स के अंदर या मेटल स्फीयर के अंदर प्लेस करते हैं। वो इसलिए प्लेस किया जाता है कि ताकि इर्द गिर्द, चूंकि करंट फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती हैं, तो ताकि वो साथ वाली मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो उस इक्विपमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब, उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब ना करे। यानी उसके इंस्ट्रूमेंट के गिर्द हम क्या करेंगे या हम ये करेंगे कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर देंगे एक स्फीयर के अंदर, ताकि जो उसकी फंक्शनिंग है वो किसी भी बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बैरूनी चार्ज की वजह से डिस्टर्ब ना हो। सेकंड एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइट शीट। इन्फिनाइट का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप इन्फिनिटी कहते हो, ठीक है। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इन्फिनाइट शीट है जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन्फिनाइट हमने लिया भी इसीलिए है कि ताकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। अब उसी इन्फिनाइट शीट का हम एक स्पेसिफिक फिनिट एरिया जहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका फिनिट एरिया है। और चूंकि हमने इसको इन्फिनाइट शीट से लिया है तो इसका मतलब यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि इस फिनाइट शीट से इस डिस्टेंस के ऊपर, ये एक पॉइंट मैंने पी प्राइम अज्यूम किया है, पी प्राइम पे मैंने फाइंड करना है कि पी प्राइम पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितना होगी। तो सेम उसी तरह के स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक टर्म को यहां पर डिफाइन कर लेते हैं विच इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है, चार्ज डेंसिटी से मुराद है नंबर ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, तो यूनिट एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उसे हम क्या नाम देंगे, चार्ज डेंसिटी का नाम देंगे। अब हमारे केस में चूंकि हमने क्या कहा है कि हमारे पास जो एरिया है वो क्या है, फिनिट है, और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर यूनिट एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद होगी। इसका मतलब हमारे पास इस केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि चार्ज डेंसिटी यहां पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो सेम उन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस इमेजिन करना। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक
गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में इमेजिन की, जो कि इस शीट से आर पार है और जो पॉइंट पी प्राइम है उसको ये क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है। तो ये समझ लें कि आपके पास एक रॉड है, यहाँ पे देखें तो उसका आपको डायमीटर नजर आ रहा होगा, तो ये 3D फिगर है, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है जो शीट से क्या है, आर पार है। उस पी प्राइम पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगी। सो सबसे पहला काम हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। तो हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन की सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो कि उस पॉइंट पी प्राइम को कंटेन करती है। अब दूसरा काम क्या होता है, इसी गॉसियन सरफेस के अंदर हमने कैलकुलेट करना है चार्ज को, कि इस सरफेस में कितना चार्ज मौजूद होगा, क्योंकि इसमें से आर पार हुई है, इट मीन्स कि यहाँ पर चार्ज क्या होगा, यकीनी तौर पे मौजूद होगा। और चार्ज को हम फाइंड कर सकते हैं चार्ज डेंसिटी के इस रिलेशन से, कि अगर हमें चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पता हो, हमने कहा ये कांस्टेंट होगी, तो हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखें, ए को अगर मैं इक्वेशन से इस तरफ लेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बिकम Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है। फिर तीसरा स्टेप हमने कैलकुलेट करना है फ्लक्स, कि इस पूरी जो इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, इसमें टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है। इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे भी एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे भी एक्ट कर रही है। इसका मतलब, और इसकी जो तीसरी सरफेस है वो सर्कुलर, इसका क्या है, ये जो सर्कुलर शेप बन रही है, जो इसकी सर्कुलर शेप है ये वाली, इस पूरे की पूरी सर्कुलर शेप में भी हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। सो अगर पहले मैं फेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करूं, फ्लक्स हमारे पास बराबर था ई डॉट ए के। लेट्स से जो ये फेस है, ये जो डायमीटर हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन होगा, इस क्रॉस सेक्शन में हमने फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया है वो कितना होगा, और इसमें से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखें तो हमेशा जो नॉर्मल होता है इस सरफेस के, नॉर्मल यानी यहाँ पे आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा कि इस सरफेस के, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर एन कैप है, ये शो कर रहा है वेक्टर एरिया पे नॉर्मल को, सॉरी सरफेस एरिया पे नॉर्मल को, यानी वेक्टर एरिया के यूनिट वेक्टर को। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखें तो वो भी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस फेज के ऊपर इसके वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है। सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी इस तरफ, और वेक्टर एरिया भी क्या है, आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम। एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, और कॉज ऑफ 0 कितना होता है, 1 की इक्वल। सपोज करो कि अगर मैं इसके क्रॉस सरफेस एरिया की वैल्यू में कहता हूं ये a की इक्वल है, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फ्लक्स थ्रू फेस 1, लेट्स इसको मैं phi 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये भी बराबर आएगा E इंटू ए के, क्योंकि दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो a की इक्वल है। फ्लक्स 2 भी क्या आएगा, E इंटू ए, तो टोटल किसके बराबर आ गया, 2E इंटू ए। अब ये तो फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया इस फेस का और इस फेस का। अब जो सर्कुलर शेप है इसकी, उसका फ्लक्स तो रहता है, लेकिन उसमें याद रखें सर, किसी भी पॉइंट पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो अपर साइड पे देखा है तो ये क्या है, आउटवर्ड। इसकी इस पॉइंट पे अगर ड्रॉ करोगे नॉर्मल सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होगा, आपकी तरफ होगा, यानी आउट ऑफ दी स्क्रीन होगा। इसी तरह इसके पीछे वाले हिस्से में ड्रॉ करेंगे तो फिर क्या होगा, ये बिहाइंड द स्क्रीन होगा, यानी स्क्रीन से इनवर्ड जाएगा। और हर पॉइंट के लिखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर यहाँ पे है तो ये इधर जा रही है, तो हमेशा एंगल कितना बनेगा, नॉर्मल में, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में कितना बनेगा, 90 डिग्री का। सेम इस तरह अगर सपोज करो यहाँ पर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, तो तब भी एंगल कितना बना, 90। तो पूरी की पूरी सर्कुलर शेप के लिए अगर हम उसको पैचेस में डिवाइड करके एंगल को देखें, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। कॉज ऑफ 90 0 की इक्वल होता है, तो E डॉट कॉज ऑफ 90 क्या हो गया, 0 की इक्वल। इसका मतलब सर्कुलर, जितनी भी जिसकी सर्कुलर शेप बन रही है, इसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, तो उसके लिए क्या बनेगा, वो 0 की इक्वल आएगी। तो इसका मतलब फ्लक्स हम कह सकते हैं, जो फ्लक्स होगा थ्रू सर्कुलर सरफेस वो 0 की इक्वल, फ्लक्स थ्रू फेसेस 2E इंटू ए की इक्वल,
तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा उस पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस के लिए, यानी फ्लक्स 1 को, फ्लक्स 2 को और इस सर्कुलर फेस या सर्कुलर सरफेस के फ्लक्स को मैं ऐड कर लूं तो 2EA प्लस 0 दिस बिकम्स इक्वल टू 2EA। तो टोटल फ्लक्स जो कि गॉसियन सरफेस में से पास कर रहा है वो इक्वल आ जाएगा 2E इंटू ए के। अब जहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, चौथा स्टेप क्या है, हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं और फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो सेम गॉसेस लॉ अप्लाई करो, 1/ε0 इंटू क्यू, पुटिंग वैल्यूज हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। पहले हमने जो चार्ज की वैल्यू फाइंड की थी वो, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि अभी हमने प्रीवियसली वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 2E इंटू ए की इक्वल, जबकि क्यू किसके बराबर आया था, सिग्मा इंटू ए की इक्वल। जहां से E को सेपरेट कर लें तो E बिकम्स इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस पॉइंट P प्राइम क्यू पर। सेम इस तरह जो दूसरे एंड पे पॉइंट P अगर हम अज्यूम कर लें तो उसको भी हम सेम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए सिंपली क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो r प्राइम है वो एक यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड टूवर्ड पॉइंट P एंड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शीट परपेंडिकुलरली। यानी यहाँ पे देखें तो जो r कैप होगा वो इस शीट से अवे जाएगा, जबकि इस पॉइंट P प्राइम की तरफ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है ना उसकी, यानी शीट से लेकर उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस या शीट से लेकर उस पॉइंट P प्राइम तक का डिस्टेंस जो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। यानी अगर हम इस साइड के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। क्यों, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r कैप होगा वो अगर पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड पे क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे।